आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभिषेक अग्रवाल मेक लाइफ बिग की ओर से विनीता मेवाड़ा जी के साथ में आपके लिए लाया हूं एक ऐसा टॉक शो जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वुमेन एम्पावरमेंट। बात तो सभी करते हैं, लेकिन बात अगर उनके द्वारा की जाए जो रियली एम्पावर्ड है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे संघर्षों का सामना करके वो सफलता हासिल करी है जो बहुतों के लिए सिर्फ एक सपना होती है, तो बात बन जाएगी। मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा विनीता मेवाड़ा जी को। भारत की चुनिंदा 100 महिलाओं में इनका नाम शुमार है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डायटिटी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी द्वारा अवार्डेड हैं और न्यूट्रिशन के डिपार्टमेंट में बच्चों के लिए बहुत महान कार्य कर चुकी हैं। मैं आज की स्पीकर, आज की हमारी एस्टीम्ड गेस्ट मेघा परमार, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करनी तो बनती है, तो मैं डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आज की हमारी स्पीकर मेघा परमार जी को इंट्रोड्यूस करें और वुमेन एम्पावरमेंट के इस इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो को आगे बढ़ाएं। विनीता जी, ऑल आइज आर ऑन यू नाउ। नमस्कार। मेक लाइफ बिग के जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ऊपर या तो आसमान है या फिर भगवान है, ये शब्द जब कोई ठान ले तो वो क्या क्या कर सकता है, इसका सीधा सीधा उदाहरण है हमारी मेघा परमार। जब हम देखते हैं हमारा तिरंगा, चाहे वो ओलंपिक्स हो वहां लहराता है, चाहे वो वर्ल्ड क्रिकेट हो वहां लहराता है, पर वही तिरंगा जब विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर लहराता है तो दिल खुश हो जाता है। और वही दिल खुश करने वाला काम करा है हमारी मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार ने। वो मध्य प्रदेश की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। वो मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। आज वो हमारे लाइव टॉक शो में हमारे साथ जुड़ी हैं और वो आज अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी। मेघा परमार, आपका स्वागत है मेक लाइफ बिग के पेज पर। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद। मेघा, आपके नाम में ही जहां पर मेघ बरसते हो, मेघों को छूने की आपने कैसे सोची, ये आज हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा शुरुआत से ऐसा था कि मुझे कुछ करना है। मैं जिस परिवेश से हूँ वो छोटा सा गांव है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंदर आता है भोजनगर। बहुत बड़ा पूरा परिवार है जिसमें 6 बुआएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं। तो बचपन में क्या होता था, छोटी छोटी चीजों से अंतर होना स्टार्ट हुआ था, जहाँ जैसे चुपड़ी रोटी होती थी भाई लोगों को दी जाती थी, कोरी रोटी हमें दी जाती थी। वहीं से था। जब मैं पूछती थी कि ऐसा क्यों, जवाब आता था कि तुम कहीं करोगी, छोरो नाम रोशन करोगे, तुम तो ससुराल चली जाओगी, तुम्हारा खिलाना हमें कुछ काम नहीं आएगा। तो वहाँ वहाँ से पहली बार जब मैं 9th क्लास में क्लिक हुआ था कि मेरे को भी कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा को गर्व हो मेरे ऊपर। आप सब हो या कोई भी बच्चा है या कुछ भी होता है, हम बाद में बात करते हैं देश की प्रदेश के लिए किया, ये किया वो किया, पर जो हमारे मन में जो पहला अंकुरन उगता है वो यही उगता है कि हमें कुछ ऐसा करना है कि मेरे पापा को मेरे ऊपर गर्व फील होना चाहिए कि हमारी छोरी है या हमारा छोरो है यो। वहीं से मेरा भी शुरुआत हुआ था। और मम्मी को मैंने हमेशा घर से 2 बार बाहर निकलते हुए देखा था, रक्षाबंधन, संक्रांति पर। तो मुझे ऐसा था कि मुझे शादी भी करनी है, बच्चे भी करनी है, पर कुछ जरूर करना है। तो वो बचपन से ही था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। फिर जब मैं अपने मामा साहब के घर रही बाहर, तो दूसरों के घर जो आप रहते हो तो एक टमाटर फ्रिज में से निकालने से पहले भी सोचना पड़ता है आपको, ले या नहीं ले, खाएं या नहीं खाएं। वो चीज़ मुझे बहुत मेंटली प्रिपेयर कर दी थी। फिर मैं गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, तब मैं हर चीज़ में वहाँ पार्टिसिपेट करती थी, डांसिंग, एक्टिंग, टोटल चीज। और मैं हर बच्चे से कहती हूँ, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि किस चीज के लिए आप बने हो। तो वहाँ मैं स्पोर्ट्स में अच्छा करती थी और इसी दरमियान मैंने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया है। वहाँ क्लिक हुआ कि किसी लड़की ने नहीं किया तो वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती, मेरे भी तो 2 हाथ पैर है। वहीं से फिर मेरी शुरुआत शुरू हुई थी। बात तो सभी करते हैं, लेकिन बात अगर उनके द्वारा की जाए जो रियली एम्पावर है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे संघर्षों का सामना करके वो सफलता हासिल
हेलो, हाँ एम जी आई सर। ऑडिबल? यस सर। हाँ जी। सो मेघा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक ऐसे घर में थी जो आपका अपना नहीं था, एंड देन आपको इंस्पिरेशन मिला कि किस प्रकार लड़कों को देखकर आपने जाना कि एक लड़की क्यों नहीं कर सकती ये, मैं भी तो एक महिला हूँ, मैं भी तो कर सकती हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। सो जब ये विचार आपके दिमाग में आया, जब मन में ये विचार आया, तो क्या प्लान किया आपने, किस तरह इसको आगे बढ़ाने के बारे में आपने सोचा? क्या आपने परिवार से बात करी? क्या आपने खुद से ही इसके बारे में प्लानिंग करी? शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली सर उससे पहले तो मेरे को पता भी नहीं था कि माउंटेनियरिंग की एबीसीडी क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। एक धुर गांव की लड़की थी मैं, मेरे को ये पता था कि हाँ रनिंग करने के लिए लोअर टी शर्ट की जरूरत होती है, क्लाइंबिंग करने के लिए स्पोर्ट्स शूज की जरूरत होती है, बस। इसकी ट्रेनिंग के लिए हमने इंटरनेट पे सर्च किया, उस समय फोन नहीं थे मेरे पास, कॉलेज के कंप्यूटर पे सर्च किया, पता चला भारत में इसके इंस्टीट्यूट होते हैं, माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है। कि आपके लिए आइस क्या है, यहाँ पे सिर्फ फ्रिज में रखी हुई बर्फ, पर माउंटेन पे आइस होती है, ब्लू आइस, ब्लैक आइस, सब पे चलने के तरीके डिफरेंट होते हैं, सरवाइव करना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, वो टेक्निकल नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी होता है। तो वो कोर्स करने मुझे जाना था, और वो कोर्स जब मैं करने के लिए अप्लाई कर रही थी, क्योंकि 5 इंस्टीट्यूट है, हमेशा वेटिंग चलती है वहाँ, 2-2 साल की, 3-3 साल की, तो वहाँ वेटिंग कंटिन्यू आ रही थी। मैंने जुलाई में किया तब वेटिंग आई, अक्टूबर सॉरी, फिर उसके बाद अगस्त में किया तब वेटिंग आई, लास्ट बचा सितंबर। सितंबर में वेटिंग था, और मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में एंड में था। मुझे ऐसा लगा कि यदि आज नहीं कर पाऊंगी मैं कोर्स, तो शायद 2-3 साल तक मेरा कोर्स नहीं हो पाएगा और मेरा सपना छूट जाएगा। वो मेरा पहली लाइफ का खतरनाक वाली रिस्क थी। हुआ ये था कि वेटिंग में नाम था, मेरे सर ने बोला कि यहाँ बैठे रहने से तो कोर्स हो नहीं जाएगा, तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो? क्योंकि मैं बहुत परेशान, हैरान परेशान चल रही थी, मतलब मेरी जो कमी है सर वही मेरी ताकत है। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जुनूनी हूँ, वही मेरी कमी है, क्योंकि मतलब चाहिए मतलब करना है, मतलब करना है। क्योंकि परिस्थितियाँ कभी अनुकूल नहीं होती। जैसे मुझे आज गाँव जाना है, उदाहरण के लिए, फिर चाहे वो बारिश हो, मेरी स्कूटी का टायर पंचर हो जाए, मैं सुधरवा के जाऊँगी, पर मेरे को आज गाँव जाना है, तो मैं आज गाँव जाऊँगी। तो ये मेरी प्रॉब्लम है और वही मेरी ताकत है। तो हुआ ये कि कोर्स में वेटिंग था, तो मैं मुझे था कि शायद जो मुंबई से कोई व्यक्ति आने वाले हैं वो नहीं आएँगे, तो मेरा वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा, मुझे जाना चाहिए वहाँ। मैं इंस्टीट्यूट चली गई, मतलब मनाली, मध्य प्रदेश से आप सोचो मनाली इंस्टीट्यूट आप जा रहे हो, वहाँ भी आपका नाम कंफर्म नहीं है। वहाँ के टीचर ने बोला आप तो वेटिंग में हो, आपका नाम नहीं आएगा तो हम वापस भेज देंगे, क्योंकि भारत सरकार की बहुत लिमिटेड सीट है, उस पे खर्च उतना ही आता है, वो हम आपको रख थोड़ी नहीं सकते। तो मुझे ये था कि मैं अपने मन के भाव आज उन सबको स्पष्ट बताती हूँ। यहाँ से मैं ये सोच के गई थी कि भले ही मैं पोर्टर का काम कर लूँगी, मतलब जो कुकर-वुकर लेके जाने वाला होता है ना साथ में, खच्चर टाइप का, पर मैं कोर्स कंप्लीट करके आऊँगी, मैं वापस एमपी नहीं आऊँगी, चाहे जो हो जाए। तो हुआ ये कि जो आने वाले थे लास्ट, उनकी वो आए नहीं और उनकी जगह मेरा हो गया सिलेक्शन। पर आज यदि मैं कहती हूँ, यदि मैं उस दिन कोर्स नहीं कर रही थी, तो क्या आज मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ती? तो आपको लाइफ में ना स्टार्टिंग छोटी रिस्क से ही लेनी पड़ेगी, चाहे जो हो जाए। कि छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। हम रनिंग की शुरुआत करते, शुरुआत में बोलते हैं, अभी जैसे उदाहरण के लिए मान लिया अब बारिश हो रही है, आज तो बारिश हो रही है, मुझे नहीं जाना है। करना है तो छाता लेके भी तो वॉक तो कर सकते हो आप, दौड़ नहीं सकते तो पैदल चल सकते हो आप। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको जुनून के करीब लेके जाती है, वहीं तो आप शुरुआत में हिम्मत हार जाते हो, बस यही होता है। तो यहीं से था सर। और उस समय मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए? आपने माइक ऑफ कर रखा है। मेघा, अ, कहते हैं कि जिस परिवेश में मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र से हम आते हैं, आप और मैं हम सेम क्षेत्र से आते हैं। तो जब उस क्षेत्र से आप आते हो और एक महिला आगे बढ़ती है, तो उनको किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? वो हम आप आज आपसे जानना चाहेंगे। ओके मैम, तो ये तो एक छोटी-सी रिस्क वाली बात आ गई थी, यदि आप पहाड़ों पे जाते हो तो लोग बोलते हैं 2-2 महीने उनकी लड़की पहाड़-पहाड़ जाती फिरे, पता नहीं वो क्या-क्या करती होगी। ये छोटे-छोटे ताने होते हैं जो एक मम्मी-पापा सुनते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। मैं अपने पापा को आज भी इस चीज़ के लिए कैसे थैंक यू कहूँ मैं बता नहीं सकती, बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। आपको पता है कि बच्ची बिल्कुल सही है, सब कुछ कर रही है, पर लोगों के ताने सुनना, पहली प्रॉब्लम। तो मैं हर बच्ची को ये बोलती हूँ, थोड़ा गंदा लगेगा आपको सुनने में, पर हमेशा बच्चों याद रखना, दुनिया जाए भाड़ में,
पर आपके लिए 2 व्यक्ति हमेशा रखना, आपकी मम्मी और आपके पापा, वही आपकी ताकत है। हमेशा उनका विश्वास बना के रखना। मैं छोटा-सी मेरी लाइफ़ के किस्से बताती हूँ क्योंकि सबकी लाइफ़ में होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ़ बड़ी अच्छी चली या मैं बहुत अच्छी रही या वो रही, ऐसा नहीं होता। आपको भी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मेरे मेरे साथ ये था कि मैं बड़ी ज़िद्दी हूँ, मैंने आपको बताया कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने के लिए गई, तब भी इसलिए पढ़ने भेजा था कि आगे ग्रेजुएशन हो जाएगा। और मैं खुद परमार परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत छोटेपन में मंगनी हो जाती है। तो आज से 1 साल पहले तक मेरी खुद की एंगेजमेंट को 17 साल पूरे हो चुके थे। तो ये होता कि फटाफट शादी कर दी जाएगी। 12वीं कक्षा में जहाँ हम रहते थे, गर्ल्स कॉलेज में मैं पढ़ती थी, दूसरी मंजिला पे मेरा मकान था और पानी के जो कुप्पे होते हैं, जो कृति तेल के, फॉर्च्यून तेल के होते हैं, वो 14-14, 15-15 कुप्पे मुझे सुबह-सुबह दूसरी मंजिला पे उठा के लेके जाने पड़ते थे। और गाँव के हर काम और वो टोटल काम मैं तब भी करती थी और अभी भी करती हूँ। पर मैं आप सबको लड़कियों को बोलूँगी, सारे काम करो, सारे काम में पारंगत हो, क्योंकि ये सारे काम हमारी स्ट्रेंथ डबल करते हैं। हम मल्टीटास्किंग है, हम सब कुछ कर सकती, कभी भी कम मत अपने आप को। तो मैं आज ये सोचती हूँ कि यदि उस दिन मैंने कुप्पे से पानी नहीं भरा होता, तो आज मेरे पैर इतने मजबूत नहीं होते। पर वहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए, यदि आप पानी का एक कुप्पा ला रहे हो और आपका भाई बैठा है, तो उसको भी वही सिखाओ, वरना ये अंतर और ये दूरी हमेशा बढ़ती जाएगी और आप कुछ नहीं कह पाओगे। आज मैं बोल सकती हूँ, उस समय मैं बोल नहीं सकती थी। गर्ल्स कॉलेज में जब मैं आई तो मेरी जैसे मैं एक छोटा-सा किस्सा बताती हूँ। हुआ ये था कि मैं जब सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, मेरी सहपाठी वगण वाटर पार्क जाने की ज़िद करने लगी। हमारे सीहोर में एक छोटा-सा वाटर पार्क है, तो डिसाइड हुआ कि हाँ, सब लोग वाटर पार्क जाती हैं। मैं वाटर पार्क चली गई उनके साथ। बाद में गाँव में पता चला कि मैंने तो कांड कर दिया। अब आज मेरे लिए और आप सबके लिए कितनी छोटी-सी बात है, सिर्फ़ मैं वाटर पार्क गई थी लड़कियों के लिए। और उस चीज़ को घर में हवा बना दिया गया था। आज तो बिना किए वाटर पार्क गई है, कल पता नहीं कहाँ जाएगी, फिर क्या करेगी? मुझे 2 मिनट समझ नहीं आया कि मैंने सच में बहुत बड़ा पाप कर दिया क्या? उस समय तो बिल्कुल मैं अबोध थी। अरे हो सकता है मैंने गलत काम किया, पापा बेचारे मुंडी झुकाए हुए बैठे हैं, सिर्फ़ एक वाटर पार्क जाने की वजह से। पढ़ाई छुड़वाने तक की बात आ गई थी, मत भेजो इसको, ये वो। तो ये इतनी छोटी बात आपको लग रही है, पर बहुत सारी लड़कियों के साथ ये होता है। और इतनी छोटी-छोटी बातों पे उनकी पढ़ाई और बहुत सारी चीज़ें छुड़वा दी जाती है। वहाँ जो मेरे पापा ने किया वहाँ हर बच्ची के पापा को वो करना चाहिए। मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ कही थी उस समय वापस पढ़ाई के सबके अगेंस्ट जाके उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करियो है कि हमों की पढ़ाई छुड़वाएँ या आगे रोका। उन्होंने मुझे सबसे लड़ झगड़ के सीहोर भेजा। खेत पे उन्होंने मुझे ले जाके आराम से समझाया प्यार से। बेटा तू ध्यान रखिए तू जो भी करे मतलब मुझे कहा बस या सोच के कर जे, तू अच्छो करेगी तो भी म्हारो नाम होएगो, तू बुरो करेगी तो भी म्हारो नाम होएगो। मतलब हम बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, उसको ये समझना होगा कि हम जो भी करते हैं वो हाँ, हम अकेले नहीं करते, कुछ भी हो चाहे वो अच्छी पढ़ाई करना हो या धूम्रपान करना हो, उसका सारा असर हमारी फैमिली पे भी पड़ता है। हम अच्छा करते हैं तो भी हमारे पेरेंट्स, हमारे देश, हमारे राज्य, इस खानदान का नाम होता है, हम बुरा करते हैं तो भी। वही लाइन है मैडम विनीता मैम, अभिषेक सर, मुझे आज यहाँ तक पहुँचाई। मैं कोशिश करती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरे पापा को प्राउड फील हो। तो बच्चियों को मैं इसलिए कहूँगी कि हम कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, समानता का चीज़ आ गया है, ऐसा नहीं है। अभी भी आपको प्रूफ करके दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, यदि आपको आगे अपने डिसीज़न लेने होते हैं तो। तो प्रूफ करके दिखाने में क्या बुराई है? प्रूफ करके दिखा दीजिए, फिर आपको जो मन करे वो आप कीजिए। सो बहुत मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग था ये जानना कि पापा ने आपका सपोर्ट करा, सबसे लड़के और फैमिली पे क्या बीतती है फैमिली ही समझती है, क्योंकि सामाजिक प्रेशर इतना होता है। ठीक है, प्रेशर फैमिली पर भी इतना होता है कि लड़की ये करेगी तो शायद हमें सुनना पड़ेगा। तो समाज जो था उसकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने पहली बार अपना ये कदम उठाया? मैं बता रही हूँ ना सर, मेरे रिलेटिव ही बोलते थे लड़की 2-2 महीने घर से बाहर है, पता नहीं क्या वगैरह, वगैरह, वगैरह। बहुत सारी फालतू की बातें जो मैं आज सुन नहीं सकती हूँ। मेरे मम्मी-पापा तो मुझे बताते भी नहीं थे। तो वो मैंने कहा ना दुनिया जाए भाड़ में, केवल आपको अपने मम्मी-पापा को ताकत बना के रखनी है, हमेशा अपनी, क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ़ आपके पेरेंट्स खड़े होंगे। मैं मेरे मम्मी-पापा को कैसे अपनी बातों में कन्विंस किया था वो भी मैं बच्ची को बताती हूँ। उन्हें ये समझाओ मम्मी मान लो मेरा एक्सीडेंट होता है, क्या ये रिश्तेदार मेरे साथ हॉस्पिटल में खड़े होंगे? नहीं, आप दोनों खड़े हुए होंगे। मेरी जान के, मेरे हर फैसले के हकदार कौन हो? आप हो। तो इनकी हम लोगों को क्यों सुनना है? तो नहीं सुनना है ना। तब मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरी बात पे कन्विंस हुए थे। उदाहरण ज़रूरी है आज के ज़माने में और आपको पेरेंट्स को भी समझाना है, उदाहरण बहुत ज़रूरी है।
आपके पास तो इतने अच्छे-अच्छे फ़ोन पे अच्छे-अच्छे वीडियो है, मम्मी-पापा को इंस्पायरिंग वीडियोज़ दिखाओ सबके। कहीं न कहीं माइंड डाइवर्ट होता है, उनके मन में हर माँ-बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, मुझे गर्व फ़ील हो। जो सपने वो नहीं पूरा कर पाए, वो चाहते हैं कि मैं वो पूरा करे। समाज के लिए मेरे मम्मी-पापा ने फिर क्या किया था, वो किसी को बताते ही नहीं थे कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ। वो हमेशा छिपा के रखते थे। बस यही बोलते थे कि वो सीहोर है, पढ़ाई कर रही है। हमारी बच्ची है, हम भेज रहे हैं और जितने मम्मी-पापा मुझे पेरेंट्स अभी सुन रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज़ादी दीजिए अपनी बच्चियों को, बच्चों को, उनकी ढाल बनिए, उनकी ताकत बनिए, उनके दोस्त बनिए। वो आपको सब कुछ खुले मन से बहुत अच्छे से बताएँगे। कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं ना, तो उन्हें मारिए, डराइए मत, प्यार से समझाइए। देखिएगा वो कितनी जल्दी आपकी हर बात मानेंगे और आप सही राह पकड़ेंगे। ऐसा। बिल्कुल सही कहा मेघा आपने कि बच्चों को डराने धमकाने से बात नहीं बनती, बात बनती है उनको समझाने से। आपका एक डायलॉग मुझे याद है कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। हाँ ये जी। आपके दिमाग में कैसे आया था? ओके सो 2018 में मैं पूरी तैयारी के साथ 25 लाख रुपए लगते हैं माउंट एवरेस्ट के, वो बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके सेम सुल्तान मूवी के डायलॉग की तरह कि भैया आपने सुल्तान मूवी देखी है, लोग बोलते थे हाँ देखी है, तो मैं उनको बताती थी कि सुल्तान मूवी में कैसे कुकर वाला फेमस हो गया था, आप मुझे स्पॉन्सर करोगे तो आप भी फेमस हो जाओगे। ऐसे ऐसे करके 15,000 रुपए इकट्ठे हुए, फिर धीरे धीरे इकट्ठे हुए और आप जब यदि पीछे पड़ जाते हो तो कोई ना कोई राह तो होती है जो आपको सपोर्ट करती है। तो मुझे बहुत अच्छे इंसान है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सपोर्ट किया था। पर 2018 में वेदर खराब होने की वजह से, जैसे यहाँ के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं जो हमारे निजी जीवन के होते हैं, पहाड़ों के चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। आपके 25 किलो का बैग आपके पीछे होता है। आपका हार्ट हमेशा ऐसा पंप करता है जैसे आप 6 मंजिला इमारत चढ़ रहे हो। 6 मतलब बेस कैंप में इतना आपका हार्ट इतनी इतनी तेज़ी से पंप करता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ, मेन है ऑक्सीजन। मैं आपसे पूछूँगी, अभिषेक सर आपसे पूछूँगी, ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? तो हम लोग शायराना उसमें क्या बोलते हैं? प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। नहीं बाबा, ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मैं ये सही बात है। बोलूँगी। यही ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है हम लोगों को, पल-पल समझ में आता है कि साँस नहीं आ रही है पर 2-2 किलो के जूते होते हैं, लोहे के दाँत-नुमा क्रैम्पॉन होते हैं। कैंप बन जाए ऐसे हमारे 2 महीने का एक्सपेक्टेशन होता है। लेडर क्रॉस करने पड़ते हैं कई दफ़ा यदि आपने माउंट एवरेस्ट मूवी देखी होगी तो। फिर बर्फ खोदते हैं, टेंट लगाते हैं, पानी पीते हैं, वापस आते हैं। खाने को कुछ प्रॉपर वहाँ मिल नहीं पाता है, डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता है। कई दफ़ा कुछ लोगों को खून की उल्टियाँ होती है, पल्मरी एडिमा हो जाता है, सनबर्न तो हो ही चुका होता है, स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, जिससे उँगलियाँ काटनी पड़ती है। पता नहीं किस समय आपका वो पल आखिरी हो, एवलांच आ सकते हैं, क्रवासेस में आप गिर सकते हो। ये परिस्थिति आपको बिल्कुल चेंज कर देती है, ये बहुत डिफरेंट होती है। वहाँ से जब कोई भी पहाड़ से व्यक्ति आता है ना, तो ये निजी जीवन की छोटी-छोटी परेशानी होती है ना, डिप्रेशन, लोगों ने मुझे ये बोल दिया, अब क्या होगा, मैं दिवालिया हो गया। ये सब परेशानियाँ छोटी लगती है कि अरे पहाड़ पे से मैं जब ज़िंदा बच के आ रहा हूँ, तो ये तो नॉर्मल परेशानियाँ हैं। तो मैं हर व्यक्ति को भी बोलती हूँ कि एडवेंचर लाइए अपनी लाइफ में, एडवेंचर रिस्क नहीं लाएँगे तो कुछ नहीं है। तो 2018 में इन सब के बाद भी हमारे ऊपर डिसाइड नहीं होता कि हम सक्सेसफुल करें। वेदर खराब होने की वजह से मेरा 700 मीटर माउंट एवरेस्ट रह गया था और मैं वापस आ गई थी। तो बहुत ताने वापस सुनने पड़े और फिर मन बहुत हो गया था कि फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फिर से मैं माउंटेनियरिंग के कोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूट गई। वहीं मेरा फॉल हुआ मेरे व्हीलियर के हाथों और मैं नीचे गिर गई। तो मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। 3 जगह से हेडलाइन फ्रैक्चर्स हो गए थे मुझे। और जब मैं मध्य प्रदेश पे आई वापस पहुँची थी मनाली इंस्टीट्यूट से बस के सफ़र में, मतलब एक-एक पल मैं बता नहीं सकती मुझे कितना दर्द हुआ था। जब मैं यहाँ पहुँची तो वो फ्रैक्चर्स हेयरलाइन फ्रैक्चर्स बढ़ गए थे बहुत, क्योंकि दचके बहुत ज़्यादा थे। यहाँ आई एमआरआई हुआ तो पता चला कि ऊपर वाले को उस समय मैं कोस रही थी कि भगवान जी ऐसा मेरे साथ क्यों किया? सपना पूरा नहीं हुआ, बच्ची को चाहे शरीर बचा वो भी तोड़ दिया आपने। और अभी भी मैं ठंड में यदि सुबह-सुबह झुकती हूँ तो मैं एक चंद पलों के लिए झुक नहीं पाती हूँ, वो दर्द कभी नहीं जाता। तो जब एमआरआई हुआ पता चला कि मेरे को जो नीचे वाला है, पूरे जहाँ हमारे जॉइंट होते हैं, पैरों का इन सब का जॉइंट, वहाँ मात्र आधा इंच बच गया वरना मैं ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज़ हो सकती थी। फिर मैंने ऊपर वाले को थैंक यू बोला कि चलो ठीक है, कमर तो तोड़ी पर हमेशा के लिए कुर्सी पे तो नहीं बिठाया। उस दरमियान मैं बिस्तर पे पड़ी थी फिर। 1 साल के लिए मुझे बेड रेस्ट बोल दिया गया था और मैं पड़े-पड़े 85 केजी 82 केजी की हो गई थी। पर मैंने उस समय अ,
डेली मैं मूवी देखती थी क्योंकि मेरे पिताजी ने मना कर दी थी, गाँव मत जाती बेटा तो चाहे जो हो जाए। तो वहाँ मैंने चक दे इंडिया देखी थी, उसमें एक डायलॉग था, लड़कियों ज़िंदगी के 70 मिनट दिखा दो इस दुनिया को। और उसी दरमियान नील बटे सन्नाटा मूवी देखी थी मैंने कि चाहे जो हो जाए मैं बाई नहीं बनना चाहती। मैं बहुत फ़िल्मी हूँ सर और मैं फ़िल्मों के डायलॉग्स अपने जीवन में बहुत अप्लाई करती हूँ। और आप क्या कीजिएगा, फ़िल्में हमें बहुत सिखाती है, अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी सुनिए, अच्छी चीज़ें बातें कीजिए, अच्छा कहिए, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत पॉज़िटिव हो जाते हैं। जैसे विनीता मैम हमेशा मुझे दिखती हैं, इतनी पॉज़िटिव महिला मैंने बहुत कम देखी है, उनमें से आप भी बहुत एक हैं। मैं सच बोल रही हूँ, झूठी तारीफ़ नहीं करती हूँ मैं। यदि आप अच्छे नहीं होते तो मैं भी बोल देती कि हाँ, मैडम आप औरतों की तरह बातें करते हो, गॉसिप करते हो, पर आप वैसे बिल्कुल नहीं हो। आप जैसे हो हमेशा वैसे ही पॉज़िटिव बने रहना। तो ऐसे अच्छे लोगों से बात करने की कोशिश किया कीजिए। तो मैंने चक मांझी था माउंटेन मैन मूवी देखी और उसमें मैंने देखा कि वो एक पहाड़ तोड़ देता है और एक डायलॉग था उसमें, जब तक तोड़ूँगा नहीं तब तक छोड़ूँगा नहीं। मैंने फिर अपना डायलॉग बनाया कि अब जब तक चढ़ूँगी नहीं तब तक छोड़ूँगी नहीं। जैसे राम राम का नाम आपके रोम में बस जाता है, वैसे वो डायलॉग मेरे रोम रोम में बज गया था कि अब चाहे जो हो जाए, मेरे को छोड़ना नहीं है। जब मैं बिस्तर से उठी, फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट की, उसमें मेरे कोच साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा मेरी जीवन को बदलने में। जलज चतुर्वेदी सर हो गए, एसके प्रसाद सर हो गए। डेली फिर मैं 10 किलोमीटर रनिंग करती थी, जो मैं 400 मीटर का राउंड नहीं दौड़ पाती थी। तो जो मैंने अभी आपसे कहा कि छाता लेके दौड़ो, ये डायलॉग उन्होंने ही कहा था कि लोग सो रहे होंगे, तुम ट्रेनिंग करोगे आप सब, तब आप सक्सेस हो सकते हो। गैप मत करो, नियमितता आपके जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। च आप दौड़ नहीं सकते तो रेंगो, चलो पर कुछ तो करो, बहुत ज़रूरी है जीवन में कुछ करना, पड़े रहने से कुछ नहीं होता। अ, तब जाके फिर मेरा लास्ट में टेस्ट हुआ और मैं 36 किलोमीटर फाइनली 42 था पर 36 किलोमीटर मैंने रनिंग किया। मैं हर शाम को यदि कुछ लोग मुझे टीटी नगर स्टेडियम में देखते थे तो वो यही कहते थे ये लड़की बस सिर्फ़ दौड़ती जाती है क्योंकि वहाँ मुझे अपनी लिमिट क्रॉस करनी थी। मैं हमेशा इमेजिन करती थी अपने आप को कि माउंट एवरेस्ट पे क्यों मैं 700 मीटर रही? शायद मेरी स्पीड कम थी, क्या कमी थी वो इस बार मुझे कमी छोड़नी नहीं है। जब भी आप लाइफ़ में असफल हो, डिप्रेशन फालतू चीज़ होती है। कागज़ पेन उठाओ, लिखो कमी कहाँ रह गई? क्यों ऐसा नहीं हुआ? मैं अगली बार क्या अच्छा कर सकता हूँ? मेरी 2 ही कमी थी। सबसे पहली कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं थी, प्लानिंग प्रॉपर नहीं थी। सबसे बड़ी कमी कि मैं भारतीय हूँ और इंडियन फूड की मैं आदी हूँ, शाकाहारी हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि मैंने उस समय खाना नहीं खाया था, तो मेरे पास एनर्जी नहीं बची। खाओगे नहीं तो शरीर चलेगा कैसे? क्योंकि पहले आपकी बॉडी पहाड़ों पे फैट खाती है, फिर मसल खाती है, फिर आपको खाती है। इस बार मैं घर के लड्डू बना के लेकर गई थी फिर फाइनली 2019 में मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट के लिए गई। और इसका एक छोटा-सा किस्सा है, थोड़ा-सा फ़नी सा। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँची तो मैंने कहा भैया अपन भूखे नहीं रहेंगे, मैं नमकीन और लड्डू लेके जाऊँगी, मैं कुछ नहीं खाऊँगी पर मैं ये ज़रूर खाऊँगी, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बेस कैंप तक। लड्डू हमारे यहाँ गोंद के लड्डू बनते हैं बहुत अच्छे से, मतलब भारी भरकम मम्मी बनाती है वो। एक लड्डू खा लोगे मतलब दिन भर कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी खाने-पीने की। हमें हमें पता है। नमकीन में जिसमें छु हाँ, आई आई हाँ, लव तो गोलका लड्डू। वही तो मेरा वही था और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं घर की लेकर गई थी। मैं एयरपोर्ट पे गई तो मेरा इक्विपमेंट जो हमारे बहुत भारी-भारी से होते हैं, जब मैं एयरपोर्ट पे पहुँची तो पता चला कि मेरा बैग 32 किलो का है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे तो वो जाना अलाउ नहीं होता। तो उन्होंने कहा मैडम इसमें वैसे ही लड्डू हैं, आप एक काम कीजिए ये यहीं छोड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं बाबा, आप ये बताइए आप पैसा कितने लेंगे? मैं लड्डू नहीं छोड़ सकती। और मैंने भोपाल एयरपोर्ट पे 16,000 रुपए का फाइन भरा था केवल लड्डू की वजह से। और वो लड्डू मेरे इतने फेमस हुए थे कि बेस कैंप में जितने इंडियन आर्मी थी या जितने भी इंडियंस थे सब मेरे टेंट में आते थे कि भारतीय खाना कहाँ मिलेगा? सिर्फ मेघा के टेंट में। बाहर जाके हमारा खाना बहुत याद आता है और बाहर बाहर आप मैं मेघा वर्मा मध्य प्रदेश से नहीं होती हूँ। मैं इंडिया से आई हूँ और एक इंडियन है जहाँ जिसके पास इंडियन फूड मिलेगा, बस। और वहाँ कोशिश करते हैं हम कि हम सब एक हैं, ऐसा ऐसा ही होता है। तो फाइनली इन सब परिस्थितियों के बाद मैं 22 मई सुबह 5 बजे 2019 को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे मध्य प्रदेश की पहली महिला बनते हुए इंडिया के फ्लैग के साथ थी और आज 15 अगस्त है, हमें सबको पता है कि हमारा फ्लैग जब लहराता है तो क्या फ़ील होता है, प्राउड वाला फ़ील होता है। सो थैंक यू सो मच। वही फ़ील मुझे उस समय हो रहा था, दुनिया गोल नज़र आती है। आज हमें ऊपर आसमान नीचे ये चीज़ तो होती है, इससे ऊपर आसमान है या भगवान है, ये हमें समझ में आता है उस समय। हम इंसान की पावर को समझ सकते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है यदि वो चाहे तो। बहुत एक एक पल को कैद करने का मन होता है कुल मिला के बात ये। इसीलिए आपने वहां पर जाकर गाना भी गाया था, आज मैं ऊपर
आसमान नीचे। वो माउंट एल्ब्रूस का है मैम, जो आपने वीडियो देखा वो माउंट एल्ब्रूस के बेस कैंप का वीडियो है ओके, वहाँ। वहां का तो एक्सपीरियंस वो आपका कैसा था? वहाँ जैसे मैम एटीट्यूड तो थोड़ा सा सब में आ जाता है। माउंट एवरेस्ट आने के बाद ऐसा लगा अरे हम तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुंच चुके हैं, एल्ब्रूस तो ऐसे ही कर लेंगे। और पहाड़ आपका भ्रम ऐसे तोड़ता है, चुटकी बजाते हैं ना ऐसे चुटकी में तोड़ता है। मैं माउंट एल्ब्रूस गई तो वहां मैंने देखा कि वहां कुछ ही सेकंड में धूप हो जाती है, बहुत कड़ाके की धूप। और कुछ ही पल में इतनी तेज ठंडी लगती है कि आप जैकेट ढूंढोगे, जैकेट कहाँ है। फिर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, और फिर विंड स्टार्ट हो जाती है। तो ये समझ नहीं आता कि जैकेट पहनो या उतारो या करो तो क्या करो। वहाँ सब कुछ खेल मौसम का होता है। तो और समिट पुश हर माउंटेन का टफ होता है, वहां जाके समझ में आया। जैसे हर व्यक्ति अपने आप में विशेष और बहुत अलग होता है, वैसे हर पहाड़ अपने आप में बहुत विशेष और अलग होता है, और सबके डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि माउंट एवरेस्ट में ये है तो वहाँ ये नहीं है। हाइट कम ज्यादा हो सकती है, पर वेदर और सबका डिफरेंट होता है। सातों महाद्वीप महाद्वीप है, मतलब सबका अलग अलग चीजें। तो वो चीजें डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा था। फिर माउंट माउंट किलिमंजारो जब मैंने क्लाइंब किया तो मैं इंडिया की सॉरी एमपी की फर्स्ट ओल्डेस्ट वुमन को भी मैंने क्लाइंब करवाया। एक 15 साल के बच्चे थे उनको क्लाइंब करवाया। भारत के पहले शिशु रोग विशेषज्ञ थे डॉक्टर जयप्रकाश परमार, उनको क्लाइंब करवाया माउंट किलिमंजारो। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए इसलिए डिफरेंट था कि मैं इस बार टीम लीडर थी। मेरे को सबसे कमजोर व्यक्ति के पास भी नीचे जाना था और सबसे अच्छे चलने वाले व्यक्ति के पास भी ऊपर जाना था। और टीम को लीड करना, एक लड़की होने के बाद मेरा खुद का टीम लीड करने का एक्सपीरियंस बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। सच में बहुत चैलेंजिंग रहा, क्योंकि उससे पहले तो ये था कि मैं एक क्लाइंबर हूँ, मेरे को करना है। पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपसे हर व्यक्ति खुश रहे, उसकी प्रॉब्लम क्या है आपको बिना कहे समझना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा। तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा था ये भी। मेघा जी, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि नॉर्मली अगर आज के समाज में या आज की सोसाइटी में अगर कोई लड़की कोई सपना देखती है तो 17 तरह के उसके सामने चैलेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आपके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। सो माय क्वेश्चन इज कि एक बार जब आपने वो फतह हासिल करी, जब माउंट एवरेस्ट की फतह आपने हासिल करी, किलिमंजारो पर जब आपने इतने लोगों को एज ए टीम लीडर गाइड करा, सो उसके बाद क्या परिवर्तन आया जिंदगी में? अंदर से कैसा लग रहा था, और समाज की तरफ से कैसा, सोसाइटी की तरफ से कैसा रेस्पॉन्स था? सो एनवायरनमेंट कितना चेंज हुआ और किस हद तक चेंज हुआ और क्या उसके बाद बदलाव आया जिंदगी में? ओके सर, सो मैंने माउंट एवरेस्ट से बहुत ऑक्सीजन की कमी महसूस की थी। तो मेरा सबसे पहला ये था कि मुझे ढेर सारे पेड़ लगाने हैं। तो मेरी ग्राम पंचायत पहली ग्रीन पंचायत बनने की कदम के लिए तैयार है। शायद आपने कुछ फेसबुक पे वीडियो देखे होंगे। तो मैंने और मेरे ग्राम के लोगों ने, अधिकतर स्पेशली बच्चों को मैंने फोकस किया था इस लॉकडाउन के दरमियान। तो हमने ढेर सारी लीमो लिया, डिफरेंट पेड़ के बीज, जो वो पेड़ के बीज जिसको जानवर नहीं खाते हो, कंजी का पेड़ हो गया, लीम हो गए, ऐसे पेड़ बच्चों से लगवाया। क्योंकि जब बच्चे के हाथ का एक पेड़ लगता है तो वो बहुत उसकी केयर करता है और उसको समझ में आता है। तो वो चीज हमने की। और उसके बाद जो चेंजेस आया सर, जैसे भारत के प्रधानमंत्री मेरी लाइफ में जो आया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा मेरा ट्वीट को रीट्वीट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस दिन। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मेरे को नाम से जानते हैं, आने के बाद खड़े होते हैं, ये मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस है। ये चीज मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी एक्चुअली। ये सपना था, ऐसा लग रहा था। पर इसके इन सब के अलावा जो चीज सबसे ज्यादा लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया, जब बहुत सारी बच्चियों को कहा जाता है कि मेघा दीदी की तरह बनो, बनने के साथ साथ में उनके पेरेंट्स को यही बोलती हूँ मेरी तरह नहीं बनना है। मैं तो गांव से निकल के माउंट एवरेस्ट पहुंची हूँ। आप इनको सुख सुविधाएं और अच्छी से दोगे तो शायद वो देश नहीं दुनिया में नाम रोशन करे। आप बिल्कुल। उन्हें आजादी दीजिए। तब मुझे सबसे अच्छा लगता है जब बच्चियों के पेरेंट्स उनको पहले तो थोप दिया जाता था कि 12वीं के बाद 12वीं करो, शादी करो, आर्ट्स ले लो। तो मैं उनको समझाती हूँ कि 12वीं के बाद ही तो उसे समय दो, तब तो वो थोड़ी समझदार होती है कि उस समय उसे समझ में आता है कि उसे वो क्यों पैदा हुई है और वो क्या कर सकती है, उसे सही समय दो। बात है। तो बहुत सारे पेरेंट्स बच्चियों को समय दे रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी चीज वो लगती है कि हाँ, मेरे माउंट एवरेस्ट करने से बच्चियों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कोई कुछ नहीं है। बच्चों को कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से चुनो, बस अच्छा करो, कोशिश करो, एक अच्छे इंसान बनो और हमेशा अच्छा करो। और ये मेरे लिए सर असली अचीवमेंट है। अब आप अमेज सबकी दुआओं की वजह से अब मध्य प्रदेश को एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम सबको टॉप पे लेके जाना है। क्योंकि यस। आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग
आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग ओलंपिक में शामिल हो चुकी है। और एडवेंचर केवल एडवेंचर नहीं होता, वो बच्चों को जुनून सिखाता है, लिमिट क्रॉस करना सिखाता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, पेरेंट्स की वैल्यू सिखाता है। जब वो खुद की प्लेट मांझ के ढोते और रखते हैं, टेंट पैकिंग करते हैं, तो वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, लाइफ स्किल सीखते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऐसा एडवेंचर इन्वायरमेंट बनाना है मुझे। मेरा एक और सपना है कि देश के लोग ही नहीं, दुनिया के लोग भी मध्य प्रदेश में आए, हब बन जाए ये जगह। करेक्ट, बहुत सही कहा मेघा आपने। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अब आने वाली जनरेशन, स्पेशली फीमेल, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहोगे? फीमेल्स के लिए मैं अभी गर्ल्स के मासिक धर्म पे काम कर रही हूँ। मैं यदि बेटी जी। बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मैं गर्ल्स को हमेशा दूसरी चीज मैं कोशिश करती हूँ, मेरी उम्र हम उम्री लड़कियां जो जिस चीज से सबसे ज्यादा फेस कर रही है मैडम, स्पेशली कॉलेज गर्ल्स, उनके लिए मैं एक मुहिम पे काम कर रही हूँ। मैं वो बाकी की चीजें मैं बताऊंगी, पर जिस खास चीज पे मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ, वो पहली चीज ये है कि आज की बच्चियां ब्लैकमेल बहुत हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है, हद से ज्यादा। टीजिंग, ईव टीजिंग। मैं फोन के जरिए हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, और वो इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां होती है कि वे जो व्यक्ति जो बोलता है उनको मजबूरी में करना पड़ता है। तो उस पर मैं काम कर रही हूँ कि पहला कदम ही सुरक्षा है। हम लोग क्या करते हैं, उसको आगे बढ़ने देते हैं, वो डराएगा तो डर को कभी हावी मत होने दो, डर को वहीं खत्म करो। यदि वो जिस चीज से आपको डरा रहा है, तो उसे खुद आप शो कर दो कि ये चीज वो है, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, खुद बोलो जाके। आप यदि आज नहीं बोलोगे तो वो कल आपको और धमकाएगा, डराएगा, सब कुछ करेगा। जिस पे मैं काम करती हूँ, हर लड़की को, हर व्यक्ति को बोलती हूँ, पहला कदम ही सुरक्षा है। आपने अपनी हमेशा अपनी वैल्यू बना के रखिए। आप माँ बेटी बनिए, पर मैं मेघा परमार हूँ तो मैं मेघा परमार हूँ। आप भी माँ है, बेटी है, पत्नी है मैम, पर आप विनीता जी है। अपनी आइडेंटिटी हमेशा जीवित रखिएगा, अपनी वैल्यू समझिएगा, कभी भी किसी व्यक्ति को तू से तेरी पे मत आने दीजिएगा। आपसे आप हो, ये हमेशा याद रखना। खुद की वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लड़की नहीं, लड़के के लिए भी होता है। तो ये चीज मैं हमेशा लड़कियों को जोर देती हूँ इस विषय पे। और लास्ट चीज जो मैं हर बच्चे को बोलती हूँ कि जैसे मेरा डायलॉग था कि जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए। सबके माउंट एवरेस्ट अलग अलग होते हैं। मेरा माउंट एवरेस्ट था कि मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे जाना है। आपका माउंट एवरेस्ट हो सकता है कि बहुत अच्छा बिल्कुल। बिजनेस खोलना है। आपका हो सकता है कि आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, या आप इतने अच्छे पराठे की दुकान खोलना चाहते हो कि दुनिया जाने। कोई काम छोटा नहीं होता, सच कह रही हूँ। यदि मैं आज माउंट एवरेस्ट समिट नहीं करती या एडवेंचर स्पोर्ट्स में नहीं जाती, तो मैं गांव में अपनी मस्त दुकान खोल के कुछ ना कुछ कर रही होती, पर कर रही होती और उसे पक्का फेमस करती। तो कोई काम छोटा नहीं होता, बस आपको लग के करना होता है। लड़कियों को में बहुत टैलेंटेड होता है। हमारे देश में तो इतनी लाइन है, विदेशों में तो इतने ऑप्शंस नहीं होते। हमारे यहाँ तो श्रृंगार के इतने ऑप्शन है, खाने पीने के इतने ऑप्शन है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज हमारे यहाँ बिक सकती है। तो बिल्कुल सही बात। पूरी कहानी का राज ये है कि अपने पैर पे खड़े हो जाइए। महिला सशक्तिकरण करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप 2 रुपए या 10 रुपए अपनी मेहनत से नहीं कमाएंगी। तो अपनी काबिलियत को पहचानिए। लास्ट चीज, कुछ भी कीजिए, बस ये सोचिए कीजिएगा कि जब तक आप उसे करके कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक छोड़िएगा मत। एक दिन आप उसको अचीव कर लेंगी। सही बात है। ये बहुत सही बात है। बहुत आपने एकदम सटीक के बात कही है कि हम लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन करना क्या है किसी को नहीं पता। शुरुआत घर से होती है, ये कोई नहीं जानता। शुरुआत घर के बाद समाज से होती है, ये कोई नहीं जानता। एक महिला को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाहर निकलने वाली महिलाओं को अपने घर वालों से लड़ाई करनी पड़ती है। और आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। हैविंग सेड दैट, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेघा, आपका जो कैमरा है वो थोड़ा सा अटक गया है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। एंड विनीता जी से मैं पूछना चाहूंगा कि विनीता जी, जो मेघा है इनको आप कई सालों से जानती हैं, बहुत क्लोजली आप नोटिस कर रही हैं। तो आपके हिसाब से जो स्ट्रगल्स थे मेघा के, या दूसरी जो लेडीज हैं जो कुछ करना चाहती हैं देश के लिए, उनके लिए व्हाट डू यू थिंक कि मतलब क्या आपने मेघा के अंदर ऐसा क्या था कि शी वाज एबल टू डू दैट? तो आपको मेघा के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगी तो 2 शब्द आप क्या बोलेंगी उनके बारे में? मैम का अभिषेक, जैसा कि आपने कहा कि मेघा के अंदर मैंने क्या क्वालिटी देखी, मेघा के अंदर मैंने अपने आप को देखा कि जब तक करूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। ये जब हौसला और ये जब बातें आप मन में ठान लेते हैं ना,
तो आपका जज्बा आपको अपने आप आपके लक्ष्य तक लेकर के जाता है। और अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो कुछ ना कुछ अपने आप के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, आपको करना क्या है। मेघा और मैं जिस परिवेश से आते हैं वो परिवेश एक तरीके से सेम है। हम जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं वो लगभग सेम है। हमारे पास जो बैरियर्स होते हैं अभिषेक जी, वो बैरियर सेम थे, बट हमारे पेरेंट्स ने हमें वो देखा जो शायद हमारा समाज नहीं देख सकता था। उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों ही अच्छा कर सकते हैं। उन्होंने हमें पहले तो वो संस्कार दिए जिससे कि हम कुछ अच्छा कर पाए, फिर हमें वो एजुकेशन दी ताकि उस एजुकेशन को हम हमारे लिए यूज कर पाए। फिर उन्होंने एक हमको लक्ष्य दिया कि आपको उस लक्ष्य को भेदना है, और वो तभी भेज सकते हैं जब आप अपने आप को उतना काबिल बनाएं। तो वो काबिलियत देने के लिए हम हमारे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हम पर भरोसा किया। राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होना और उसके बाद पूरी समाज द्वारा सम्मानित होना आसान बात नहीं थी, पर उस कहते ना तिनके से ताज का सफर आपने कैसे तय करते हैं वो सिर्फ आप ही जानते हैं। आपके साथ यदि कोई चलता है तो वो आपकी फैमिली होती है, आपका खुद का हिम्मत, आपका खुद का हौसला होता है। वही मैंने मेघा में देखा, और वो मेघा जब जो भी एक्टिविटी करती है मैं उसको बहुत क्लोजली वॉच करती हूँ, चाहे वो माउंट एवरेस्ट फतेह करना हो, चाहे वो कोई सा भी पहाड़ फतेह करना हो, चाहे वो उसके घर के काम हो, चाहे वो वृक्षारोपण हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगी कि पूरे कोरोना काल में हमारी मध्य प्रदेश की बेटी मेघा ने जितने भी पुलिस वर्कर अपनी सर्विसेज में लगे हुए थे उनको अपने हाथों से फेस शील्ड बना करके डिस्ट्रीब्यूट की ताकि वो लोग अपनी सेहत का ध्यान रख सके। थैंक यू सो मच। इसके अलावा वृक्षारोपण के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। आपको पता है जो जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं हमारे यहाँ पर प्रथा है कि हमें नारियल चढ़ाना होता है। हम नारियल चढ़ाते हैं तो, पर उस चढ़ाने के बाद जो नारियल का जो कोपल बच जाता है उसका हम क्या करेंगे, कोई नहीं सोचता। उसको मंदिर के परिवेश में हम ऐसा ही छोड़ करके आ जाते हैं। वो मंदिर के परिवेश को कहीं ना कहीं गंदा भी करता है, साथ ही उससे उसके कचरे से होने वाले मच्छर आपको डेंगू का शिकार बनाते हैं। पर मेघा और उसकी टीम ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने डिसाइड किया कि इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना है। आपको बता दूं कि उस जो नारियल का छिलका होता है, जो उसका कोपल होता है, उसको पीस करके गमले मेघा और उनकी टीम ने प्रिपेयर किए हैं, जो वो अब मध्य प्रदेश में कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। इसके साथ वृक्षारोपण को भी वो, जैसा उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना जरूरी है, तो उसको भी उन्होंने लक्ष्य के तौर पर ले लिया है और वो वृक्षारोपण के लिए काफी काम कर रही हैं ताकि जितने ज्यादा वृक्ष होंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी। तो ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने के अलावा भी मेघा के काफी सारे अचीवमेंट हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुपर्ब। ये आपका बड़प्पन है विनीता मैम, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये होता है कि किसी एक चीज से भी कोई इंस्पायर होता है तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं विनीता मैम, मतलब मैं तो अभी मतलब बहुत नए नए जमाने की लड़की हूँ। जब इनको पढ़ा रही हूँ विनीता मैम को, मैं परमार हूँ, सॉरी मैं समाज का नाम ले रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छी से पता है कि हमारी कास्ट में 12वीं तक पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत जहाँ बड़ी बहुत बात। तेज हंसना, सर मैं आपको बता दूं हमारे घरों में तेज हंसना अलाउ नहीं होता, तेजी से चलना अलाउ नहीं होता, बर्तन की आवाज नहीं आ जानी चाहिए, घर में घूंघट होता है, घर में यदि बड़े बुजुर्ग आ जाए तो तुरंत सारी लड़कियां घर में छिप जानी चाहिए, कोई बाहर दिखना नहीं चाहिए। पढ़ने बैठना तो बहुत दूर की बात है, घर का पूरा काम कराने के बाद जब रात को लोग सो रहे होते तब चिमनी के उजाले में बैठ के पढ़ती होंगी मैडम, जहां तक मुझे ये लगता है। तो इतने स्ट्रगल के बाद वे डॉक्टर बनी है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने विनीता मैम का पूरा नाम सुना था उस दिन मेरी रिस्पेक्ट उनके प्रति ज्यादा बढ़ गई थी। उस परिवार में, उस समाज में जहाँ पर लड़कियों का बाहर निकलना अलाउड नहीं है, जहाँ पर लड़कियों को घूंघट में रहना पड़ता है, आप सिर्फ बाहर ही नहीं निकली, आपने सिर्फ माउंट एवरेस्ट फतेह करके भारत का नाम भारत में ही रोशन नहीं किया, आपने 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों के बड़े बड़े माउंटेन्स को फतेह करके भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करा। उसके लिए आपको सल्यूट है।
हैविंग सेड दैट, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब करने के बाद सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पेड़ पौधे लगाना, जो मंदिर वाला जो विनीता जी ने बताया कि मंदिर में जो नारियल के छिलके बच जाते हैं उनसे मन्योर तैयार करके प्लांटेशन करना, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? समाज के लिए कुछ करने की ये प्रेरणा कहाँ से आई? सर मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी वहीं, जब मैं कॉलेज में थी तब उस समय ये था कि इतनी एनर्जी होती है आपके पास, उसको सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी होता है। तो वहीं से था, कुछ हमेशा करते रहना है। तो ये जो सर हैं शोभित सर, उन्होंने मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन्स क्लाइंब किया था। वही हम लोगों के, जब आप किसी को जानते हैं समझते हैं, तब आपके आइडियाज सफर के दरमियान सबसे ज्यादा एक्सचेंज होते हैं। तब ये मैंने कहा था सर कुछ तो करना है ऐसे मतलब सिर्फ माउंट एवरेस्ट चढ़ना ही सक्सेस नहीं हुआ ना, इसके बाद अब मैं समाज को क्या दूंगी, ये सक्सेस है मेरी नजर में। सबके सक्सेस के अलग अलग मायने होते हैं, मेरे सक्सेस के नजरिए ये है कि अब मैं क्या दूंगी। अब मेरी लाइफ किसी की अमानत है, जो मेरे को भगवान जी ने दिया था दे दिया टॉप। अब मेरी बारी है कि मैं क्या दे सकती हूँ। तो फिर स्क्रीन शीट मास्क का बनाने का ख्याल भी ऐसे ही आया था, जब 200 250 400 रुपए की फेस शील्ड मिल रही थी, तो हमने देसी जुगाड़ निकाली थी वहीं पे कि क्या कर सकते हैं, ये भी तो पारदर्शी दिख रही है, हम ऐसा कर सकते हैं। सिर के नाप की इलास्टिक की टेप लगाई, फिर फोम लगाया। फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि इसी थीम को आनंद महिंद्रा सर ने लिया था, बकायदा सर के इंस्टाग्राम पे मेल करके कि मैं 80,000 स्क्रीनशीट मास्क दे रहा हूँ, आप इस पे कुछ होता है टेक्निकल इश्यू कि आप ऑब्जेक्शन मत उठाइएगा या वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इसको और बड़े लेवल पे किया। फिर पुलिस विभागों ने बहुत सारा बनवाया। तो मुझे ये था कि पूरे देश भर में इसकी सराहना हुई, ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए। और खाली पीले घर पे बैठे रहने से अच्छा है कि कुछ तो करते हम, तो हमने फिर ये किया था। और पेड़ तो सर इसलिए लगाओ सबसे ज्यादा है कि मैंने ऑक्सीजन की, मैं सच बता रही हूँ, पहले मैं एनएसएस की वॉलंटियर थी, तब ये था कि हाँ प्लांटेशन कर दिया, साल भर हम देखते थे भी नहीं थे। अब ये हो गया था कि नहीं, झूठा वाला प्लांटेशन नहीं करना है, करना है तो सच्चा वाला प्लांटेशन करना है। यदि मैं वहां मौजूद नहीं रहूं, कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहे कि वो उस पेड़ की रक्षा करे। जैसे मैं अपनी बालकनी में पेड़ लगाती हूँ तो वो मैं बचा सकती हूँ। गाँव में पेड़ वो लगवाती हूँ जिसके लोग को लालच होना चाहिए। पेड़ कोई सुरक्षित कब रखता है, जब वो फलदार होगा। गाँव में यदि मेंटेलिटी आपको समझनी है तो नीम के पेड़ बच्चों से लगवाती हूँ कि उसके मन में जिज्ञासा होगी कि ये पेड़ मैंने बड़ा किया, ये बड़ा होगा, एक पेड़ और पेड़ को जगह देगा। तो हम भारतीय व्यक्तियों को ना भावनाओं से काम लेना चाहिए और भावनाओं के द्वारा ही काम करवाना चाहिए। तो ये चीज वहीं से थोड़ी थोड़ी आई थी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है कि पेड़ को किसी का नाम दे दिया तो किसी के साथ नाम के साथ उसकी भावनाएं भी जुड़ गई। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। सो विनीता जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं बस आखिरी शब्द मेघा से जानना चाहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को? सोसाइटी को, सोसाइटी को मतलब मेरी मेरी मेरे लिए ये है कि हम सब बहुत फालतू समय बर्बाद कर रहे हैं। याद रखिएगा हम सबके पास बहुत कीमती समय है, इतना कुछ है देखने को, महसूस करने को, कि आप सबके पास जरा भी वक्त नहीं है ये सब फालतू बात करने को। महसूस कीजिए, देखिए इस दुनिया में कितना कुछ है। हर दिन कुछ नया कीजिए, नया सीखिए, हर चीज का तजुर्बा कीजिए। तजुर्बा आपको सही और गलती गलत में अंतर करना सिखाएगा, गलती करने से बचाएगा। और याद रखिएगा, ऊपर वाले ने केवल आपको एक चीज के लिए भेजा है, पूछिए क्या? क्या? तो क्या? हाँ जी, तो इस दुनिया को और भी खूबसूरत, और भी हसीन, और भी प्यारा बनाने के लिए और प्यार बांटने के लिए बस। जितने प्यारे आपके विचार हैं, जितना प्यारा आपका व्यक्तित्व है, उतने ही समाज के लिए प्यारे प्यारे काम आपने किए हैं मेघा जी। वी सल्यूट यू, वी रेस्पेक्ट यू। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के आज इस अवसर पे हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ में हैं और आपकी जर्नी, आपका सफर आपने हमारे साथ शेयर किया। स्टार्टिंग से आपने ये बताया कि समाज का, परिवार का बैकग्राउंड जैसा भी था, जो भी आपको चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आप नहीं रुकी, आप डटी रही और आप वो करके मानी जो आपको करना था। आपने स्वयं से ज्यादा देश के बारे में सोचा, आपने स्वयं से ज्यादा समाज के बारे में सोचा। और मैं जितनी भी महिलाएं और लेडीज ये देख रही हैं उनसे बोलूंगा कि जब जज्बों में जान है तो फिर स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा आगे बढ़ना चाहें आप बढ़ सकते हैं। ये मॉडर्न इंडिया है, ये रुकेगा नहीं, ये सिर्फ आगे बढ़ेगा और पूरी दुनिया में एक बार
अपना परचम फहरा के रहेगा। ये संदेश मैं सारी महिलाओं को देना चाहूँगा, और संदेश मैं पुरुषों को भी देना चाहूँगा कि महिलाओं को किसी भी तरह कमतर ना समझें। ईश्वर ने महिलाओं को पुरुषों से एक कदम बेहतर ही बनाया है, ये पुरुष होने के नाते मैं कह सकता हूँ। सो अब महिलाएं अगर कुछ करना चाहती हैं तो उनको प्लीज़ आप मौका दें और पढ़ाएं। एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर एजुकेट एक महिला है तो कहते हैं कि जब पुरुष एजुकेट है तो वो सिर्फ अपना ध्यान रख सकता है, लेकिन जब एक महिला एजुकेटेड है तो वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है। बच्चों की पहली एजुकेशन घर में, उसकी अगर मदर या उसकी बड़ी सिस्टर एजुकेटेड है तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। स्कूल में, डे केयर में तो हम 3 साल के बाद उसे भेजते हैं। सो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा दो उत्कृष्ट महिलाएं जो हमारे साथ मौजूद हैं कि प्लीज़ इस चर्चा को समाप्ति की ओर लेके जाएं और अपने अपने विचार आज प्रस्तुत करें ताकि हम लोग इस वार्ता को समाप्त कर पाएं। सो लास्ट वर्ड्स मेघा जी आपकी ओर से, कि आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगी? और स्वस्थ, इस स्वतंत्रता दिवस पे अपने आप से सब प्रॉमिस कीजिए कि स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अब जो पूरा माहौल चल रहा है इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्वस्थ रहना। और हमारे सामने डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, उनको बहुत अच्छी से पता है। तो हंसते मुस्कुराते रहे, जितना खुश रहेंगे सबसे बड़ी चीज वो है। फिर व्यायाम करें, नियमित व्यायाम कीजिए, अपनी दिनचर्या को सुधारें। जो हमारे पूर्वज थे उन सबके नियमों को फॉलो कीजिए। 8 बजे तक पड़े पड़े मत उठिए, जल्दी उठिए। प्रातः काल में सूरज की किरणें लीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, जो सात्विक भोजन है वो कीजिए, घर के ढेर सारे काम कीजिए, बाहर के काम कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, जीवों की केयर कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा, तो आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। आप तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारा देश तंदुरुस्त रहेगा। तो आप ये अपने लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं, ये सोच के कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, विनीता जय जी, भारत। एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू? Abhishek, last word. Women don't need any empowerment. They already empowered. They are just waiting for the opportunity. So give them opportunity so that they can present themselves a beautiful way. So this is my word. वो already empowered हैं. उन्हें सिर्फ एक opportunity की जरूरत है। वो opportunity यदि मिलेंगी तो वो पुरुषों से बेहतर कर पाएंगी। इसका right example है ओलंपिक्स में हमारे जितने भी पदक आए थे वो महिलाएं थी। मेघा परमार, मध्य प्रदेश की पहली बेटी जिसने की माउंटेन फतेह किया। कई और भी ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर फीमेल ने अपना परचम लहराया है। उनको वो मौका दीजिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर ये लक्ष्य बना लीजिए कि जहां बेटा हमारे लिए एजुकेशन, जहां बेटा हमारे लिए है वहां बेटी भी हमारे लिए है। दोनों को इक्वल राइट्स, इक्वल एजुकेशन और इक्वल न्यूट्रिशन दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेघा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी प्यारी बातें हमसे करने के लिए। थैंक यू मेघा जी फॉर बीइंग विद अस। और मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगा कि हम लोग हर हफ्ते संडे को 2 बजे आपके साथ लाते हैं ऐसा शो जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। रोंगटे खड़े कर देने वाले वो टैबू टॉपिक जिसके बारे में आप सुनते तो हैं लेकिन आप कह नहीं पाते। वो टैबू टॉपिक्स जिनको खत्म करना हमारा दायित्व है। हम ऐसे टॉपिक्स आपके लिए हर संडे दिन में 2 बजे लाते हैं मेक लाइफ बिग की ओर से। और आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल शो था। हम कल फिर आ रहे हैं आपके साथ दिन में 2 बजे लेकर बच्चों पर एक खास प्रोग्राम 2 महान स्पीकर्स के साथ में, और वो रहेगा साइलेंट सोल्स इन सर्च ऑफ लाइट। स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए मेक लाइफ बिग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।